हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। ये जो क्लास है वो सेकेंड ईयर के लिए है, फिटर ट्रेड थ्योरी। और इसका जो वॉल्यूम है वो 2 जो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 3, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, प्रवचालित व वायु चालित। हाइड्रोलिक मतलब जो द्रव से काम करता है, और न्यूमेटिक जो एयर के द्वारा, हवा के द्वारा जिससे कार्य लिया जाता है। हवा के द्वारा दाब द्वारा, हाइड्रोलिक में द्रव के दाब के द्वारा। तो इन्हीं के दोनों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आज के हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेटिक के बारे में कि न्यूमेटिक क्या होता है। वायु चालित उपकरण, जो वायु चालित उपकरण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटिक, जिसकी स्पेलिंग होती है पी से स्टार्ट। उसको पढ़ा जाता है न्यूमेटिक, लेकिन पढ़ा जाता है PNEUMATICS, न्यूमेटिक्स। तो न्यूमेटिक्स में जो न्यूमा होता है, एक शब्द जो बना कैसे, ये शब्द एक शब्द होता है न्यूमा। न्यूमा क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। तो वायु चालित उपकरण क्या करते हैं? कंप्रेस्ड, जो कंप्रेस की हुई हवा होती है उसको ऊर्जा के रूप में अपने अंदर लेते हैं और इसे उपयुक्त कार्य के लिए बदल देते हैं, जो भी उससे काम हमें लेना होता है। इसके बाद वह हवा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें वायु अंदर और बाहर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सांस लेने से तुलना करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक। ग्रीक शब्द है न्यूमा, उससे बना हुआ है न्यूमेटिक। फिगर नंबर 1 में देखिए, इसमें क्या है कि एक बार है, ठीक है। इस बार के अंदर एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि weight of the air in the column applies pressure on the point unit of area। जैसे कि इस कॉलम के अंदर जो भी हवा है वो क्या कर रही है कि कॉलम पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसके पर यूनिट एरिया पे। जो यूनिट एरिया देखिए ये है, इसका पर यूनिट एरिया, उस पर क्या आ रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो क्योंकि हवा का जो पूरा दाब है वो उस पर आ रहा है। तो यह विज्ञान है जिसके द्वारा हम वायु के उपयोग की विशेषताएं जानते हैं। इसके बाद न्यूमेटिक सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले टर्म्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है दाब, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेशर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, ये कोई सरफेस है, उस पर से अगर कोई बल लग रहा है तो उस एरिया के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो इसे भार प्रति यूनिट क्षेत्रफल से कहा जाता है। प्रेशर मतलब भार बटा क्षेत्रफल। P इक्वल टू होता है, P मतलब प्रेशर, P इक्वल टू F अपॉन A, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। मतलब भार या तो बल, उसको F भी बोल सकते हैं और भार भी बोल सकते हैं। तो भार बटा क्षेत्रफल। न्यूमेटिक वायु चालित में प्रेशर से संबंधित 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? किसी सतह पर वायुमंडलीय हवा के दबाव से लगने वाले प्रेशर को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे आप अपने ओपन एयर में काम कर रहे हैं तो उस समय खुले में जो भी हवा का दाब होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब। उसके बाद अगला होता है गेज दाब, GAUGE, गेज प्रेशर।
तो गेज क्या होता है? गेज दाब उपकरण के द्वारा दाब की जो रीडिंग नोट की जाती है उसे गेज दाब कहते हैं। यह वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब दर्शाती है। जैसे कोई नली है, इस नली में कोई दाब है और यहां से नली में आगे गई हुई है, तो इसके प्रेशर को अगर चेक करना होगा तो यहां पर एक गेज लगा होगा, एक गेज लगा होगा। उस गेज पे वो गेज क्या बताएगा कि इस नली में प्रेशर कितना है। तो नली का प्रेशर, किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर दर्शाने के लिए एक रीडिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हमें प्रेशर का पता चलता है, जो हम दाब को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग गेज दाब, प्रेशर गेज। उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर गेज। आपने देखा होगा कई जगहों पर लगा होता है। उसके बाद होता है ऑब्सोल्यूट प्रेशर। ऑब्सोल्यूट प्रेशर यह पूर्ण निर्वात वाली जगह पर नापा गया प्रेशर होता है। ऑब्सोल्यूट प्रेशर मतलब होता है कि जहां पर निर्वात, निर्वात समझते हैं आप? निर्वात मतलब जहां पर कुछ ना हो, खाली, तो उसको बोलते हैं आंतरिक दाब, इसको टू वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। इसका जो सूत्र होता है, जो ऑब्सोल्यूट प्रेशर का सूत्र होता है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। दोनों प्रेशर के योगफल को ही हम लोग ऑब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। फिगर नंबर 2 है, जैसे कि इसमें क्या है, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब और आंतरिक दाब के बीच का संबंध इसमें बताया गया है कि वायुमंडलीय दाब क्या है, गेज दाब क्या है। जैसे यहां पर देखिए, यहाँ पर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद गेज प्रेशर है और सबसे ऊपर जो है आपका एब्सोल्यूट। इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया गया है तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है। जो प्रेशर की इकाई होती है उसको, प्रेशर को पास्कल से भी दर्शाया जाता है। पास्कल जो होता है प्रेशर का भी एक मात्रक होता है। और एसआई इकाई 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 पास्कल वह दाब है जो 1 न्यूटन बल द्वारा लंबवत दिशा में 1 वर्ग मीटर पर लगाया जाता है। मतलब 1 पास्कल वह दाब है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा लंबवत दिशा में 1 वर्ग मीटर एरिया पर लगाया जाता है। उसी को हम बोलते हैं 1 पास्कल। दाब इक्वल टू बार इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। बार प्रेशर की मीट्रिक इकाई है। देखो, इकाई कई टाइप की होती है। एक होता है कि हमारा मीट्रिक होती है, एक एसआई होती है, एक एफपीएस होती है, ब्रिटिश होती है। तो कई प्रकार की इकाइयां होती हैं। तो इकाइयां, जो मीट्रिक इकाई हमारी है वो क्या है? हमारी बार। जो प्रेशर की मीट्रिक इकाई है वो है बार। तो बार प्रेशर की मीट्रिक इकाई जो 1,00,000 है पास्कल के बराबर होती है, जो 1,00,000 पास्कल के बराबर होती है। मानक वायुमंडलीय दाब समुद्री सतह पर 1013.25 मिलीबार या 101.35 किलो पास्कल होता है। एक बार बराबर, ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार बराबर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है उस पे 1 किलोग्राम का अगर प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हैं? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एरिया है और उस पर 1 kg का प्रेशर लग रहा है, तो हम कहेंगे उस पर 1 बार का प्रेशर लग रहा है। अगला है फोर्स, बल। थोड़ा सा ये फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो सारे टर्म्स है वो फिजिक्स से ही संबंधित है, ठीक है? तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो फिजिक्स से ही संबंधित है। तो अगला क्या है? बल, फोर्स। फोर्स क्या है? बल जिस जगह पर लग रहा है उस जगह के दाब एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणा होता है। जहां पे हम बल लगा रहे होते हैं
उस जगह के दाब मतलब प्रेशर और अनुप्रस्थ काट मतलब जो उसका क्षेत्रफल है उसका गुना हो जाता है। जैसे बल बराबर क्या हो गया, दाब गुणे क्षेत्रफल। F इक्वल टू F क्या हो गया, बल। F इक्वल टू बल। P इक्वल टू क्या हो गया, दाब प्रेशर। और A बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो F इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। फोर्स की इकाई क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, इसको न्यूटन बोला जाता है, सब लोग जानते हैं। फोर्स की जो SI मात्रक होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, सब लोग जानते हैं। और इसको न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर वन, देखिए वन बोलना नहीं आता है लेकिन आप बोल भी सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो फोर्स का मात्रक होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्लो रेट, अब अगला है फ्लो रेट मतलब बहने की दर। कोई चीज बह रही है तो उसकी दर कितनी है, तो प्रति यूनिट समय में, प्रति यूनिट समय में बहने वाली हवा की मात्रा को फ्लो रेट कहते हैं। प्रति यूनिट समय में, एक यूनिट का समय में जितनी हवा बही हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लो रेट। इतना, इसका फ्लो रेट कितना है भैया, इतना है। तो वायु की बहने की दर, वायु की बहने की दर की इकाई क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LPM, लीटर प्रति मिनट। लीटर प्रति मिनट, जो वायु की बहने की जो दर होती है, जो उसका यूनिट होता है वो होता है LPM, लीटर प्रति मिनट, या मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब पर आवर। जहां पर आयतन से संबंधित कोई भी नाप होती तो क्यूब होता है, वहां पे घात 3 में होती है। तो मीटर क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उदाहरण, वायु बहने की दर 10 लीटर प्रति मिनट है। 10 लीटर प्रति मिनट है अगर वायु बहने की दर, तो वायु बहने की दर इक्वल टू 50 मीटर पर क्यूब प्रति घंटा हो जाएगी। 50 मीटर प्रति क्यूब प्रति घंटा हो जाएगी। अगला टॉपिक है वायु की विशेषता। वायु की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या होती हैं। तो वायु की विशेषता क्या है, वायुमंडलीय हवा में निम्न विशेषताएं होती हैं। जो वायुमंडलीय हवा होती है उसमें कितनी विशेषताएं, वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। जो हमारे वायुमंडल में जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें कई प्रकार की हवाएं होती हैं। उसमें क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें और वाष्प आयतन अनुसार। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज लगभग 78% होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%, ये भी याद कर लीजिए। और वाष्प और अन्य गैसें और वाष्प 1%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 78% और 21%, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें डस्ट के कण व वाष्प भी रहता है। वायु कंप्रेस हो जाती है अर्थात इसका आयतन कम हो जाता है। कंप्रेस होने का मतलब समझते हैं आप, कंप्रेस होने का मतलब क्या है, कंप्रेस होने का मतलब कोई वस्तु अगर इतने साइज के एरिया में है, इतना बड़ा कोई वस्तु इतनी बड़ी है, उस पर दाब लगाकर, उसको प्रेशर लगाकर उसको इतना छोटे एरिया में कर देना, कंप्रेस कर देना, दबा देना, इसी को बोलते हैं, मतलब उसका घनत्व बढ़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड। वायु एवं ज्वलनशील नहीं होती। जो वायु होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है। तापमान बढ़ने से वायु का आयतन बढ़ता है। अगर किसी सिस्टम में कोई हवा भरी हुई है, तो अगर हम उसमें उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हवा का आयतन भी बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका कोई गुब्बारा है,
आपने गुब्बारे में हवा भरी है और गुब्बारे में हवा भर के जब उसे आप धूप में छोड़ दीजिए तो धूप की गर्मी से क्या होता है, हवा गर्म होती है और उसका आयतन बढ़ता है और गुब्बारा फट जाता है। आपको लगता है गुब्बारा टेम्परेचर से फटा है, जबकि गुब्बारा जो होता है वो टेम्परेचर से नहीं फटता है, वो आयतन बढ़ने से फटता है। जो उसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा का साइज फैलने लगता है, हवा फैलने लगती है। तो जब भी हम हवा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका साइज, उसका आयतन जो है उसका विस्तार होने लगता है। तो जब वो बढ़ता है तो गुब्बारा फट जाता है। ये एग्जाम्पल है। किसी भी चीज में आप देखेंगे कि अगर आप हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो। लोहे को भी जब गर्म करेंगे तो उसके भी आयतन में वृद्धि होती है। किसी भी चीज को गर्म करने पे उसके आयतन में वृद्धि होने लगती है। अगला क्या है, वायु के तापमान या आयतन के बढ़ने से वाष्प ग्रहण की करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, वायु के तापमान या आयतन के बढ़ने से वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है। जैसे कोई हवा है, उसके कण इतने दूर दूर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बीच में इतना गैप है कि वो वाष्प को अपने अंदर ले सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जगह है। तो वाष्प इसके अंदर ढेर सारा रूप में समा सकता है, ठीक है। अब यही कंडीशन मैं आपको बताऊं। अब मान लीजिए कि जो आपकी हवा है वो बहुत ही सघन हवा है, बहुत ही नजदीक नजदीक है, खूब सघन हवा है, खूब सघन, ढेर सारी, घनत्व उसका ज्यादा है। तो क्या इसके अंदर वाष्प के लिए जगह है लेकिन बहुत कम है। तो क्या होगा, इसके अंदर वाष्प जल्दी नहीं आ पाएगा। तो होता क्या है कि जो भी, जब गर्म हवा को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है और उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, तो उसमें आसानी से वाष्प इंटर कर जाता है, इसी वजह से। और जब सघन होते हैं तो उसमें वाष्प नहीं होता है। तो इसीलिए लिखा है कि आयतन, जहां पर हवा का ताप आयतन बढ़ जाता है, वहां पर क्या होता है, वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आयतन घटने से हवा का दाब बढ़ जाता है। आयतन घटने से क्या होता है, हवा का दाब बढ़ जाता है। आयतन क्यों घटेगा, जब इसको कंप्रेस किया जाएगा, जब हवा को दबाया जाएगा, चारों तरफ से फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, तो उसका आयतन क्या होगा, घट जाएगा और उसका जो दाब है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद है एप्लीकेशन, उपयोग क्या क्या है इसके। उपयोग है इसके, वायु चालित उपकरणों का उपयोग जो होता है वो औद्योगिक ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा किया जाता है, जहां पर शीघ्रगामी गति या कम भार का प्रयोग किया जाता है। वायु चालित उपकरणों का प्रयोग कम प्रयत्न वाली जगहों पर किया जाता है, जहां पर हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ऐसी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेटिक जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। धकेलना, खींचना, उसको बोलते हैं पुल और पुश, उठाना, गिराना, लिफ्ट या ड्रॉप, कम क्लैंप, अनक्लैंप, झुकाना, टिल्ट करना, ये सब क्या होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, एयर प्रेशर्स के द्वारा। आप देखेंगे कि नट बोल्ट को खोलने और टाइट करने के लिए भी आजकल एयर गन का इस्तेमाल होता है। तो जो गन होती है वो हवा के प्रेशर से चलती है। नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। हाई प्रेशर के एयर से क्या होता है, सफाई होती है। बॉयल्स लॉ, फिजिक्स में आपने सुना होगा बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ भाई? रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक द्वारा पहली बार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन में रिश्ता बताया गया। स्थिर तापमान पर बायल्स ने क्या बताया कि स्थिर तापमान पे, तापमान स्थिर है, उस समय दाब और आयतन में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में बायल्स लॉ के द्वारा आपको बताया गया। इसमें क्या होता है कि यदि निश्चित द्रव्यमान गैस को कंप्रेस किया जाता है, किसी द्रव्यमान, कोई ऐसी किसी द्रव्यमान का कोई गैस है, उसको हम लोग क्या किए, कंप्रेस कर दिए, तथा स्थिर तापमान पर गैस को विस्तार करते हैं,
या तापमान को स्थिर रखते हैं और गैस का हम विस्तार करते हैं, तब अत्यधिक दाब और आयतन के विपरीत अनुपात में होते हैं। तब अत्यधिक दाब आयतन के विपरीत अनुपात में होते हैं। प्रेशर क्या हो गया, जैसे कि पीवी क्या हो गया, स्थिर कांस्टेंट हो गया, और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। मतलब प्रेशर 1 और आयतन पहला इक्वल टू P2, मतलब उसी के रेस्पेक्ट में उतना ही दाब बढ़ेगा और उतना ही आयतन बढ़ जाएगा। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना आयतन बढ़ाएंगे उतना ही आयतन का बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या हो गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये दोनों एक बराबर समान हो जाएंगे। ज्यादा समझने के लिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि P1 अपॉन P2 V1 V2 अपॉन V1, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। अत्यधिक दाब और आयतन विपरीत अनुपात में होते हैं। P1 P2 के अनुपात में विपरीत हो जाएगा, V1 V2 के अनुपात में विपरीत हो जाएगा। चाहे वो दाब हो चाहे वो आयतन हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत अनुपात में हो जाते हैं। ये बायल्स का लॉ है, इसे बायल्स का सिद्धांत कहा जाता है। अब एडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक, अगर हम कोई वायु चालित यंत्र वायु द्वारा चलाते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं। वायु पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध रहती है। सबसे बड़ी बात जो ये जो रॉ मटेरियल है कि ऐसा कुछ नहीं कि हमें इसमें तेल ईंधन चाहिए, वायु क्या है, फ्री में मिलती है। वायु असीमित मात्रा में हर जगह है, ये भी बात सही है। वायु को कंप्रेस कर पाइप के द्वारा ले जाया जा सकता है बहुत आसानी से। वायु को वायुमंडल में बिना किसी हानिकारक प्रभाव के छोड़ा जा सकता है, ये भी एकदम बात सही है। कोई हानि नहीं होती है, यूज किया और छोड़ भी दिया। यह क्रिया तेजी से होती है, गति पर नियंत्रण किया जा सकता है, यह संयंत्र सुरक्षित रहता है, यह बलनशील नहीं होता, जिसपे बल नहीं लगाते हम लोग। यह संरचना एवं निर्माण में बहुत सरल होती है। सच जैसे जो आप गाड़ियों में हवा भरते हैं टायरों में, तो आप देखते हैं वहां जाते हैं तो एक बड़ा सा देखेंगे कंटेनर रखा होता है, जो सिलेंडर टाइप का टैंक होता है, उसमें ऊपर क्या उसके कंप्रेसर लगा होता है। बस कंप्रेसर का काम क्या होता है, वायुमंडल से हवा खींचता है, उसको दबाव बनाकर उसके अंदर भर देता है एक निश्चित दबाव पर, फिर उसी दबाव से ही आपके टायर में प्रेशर, गाड़ियों के टायर में हवा भरी जाती है। तो यही काम होता है कंप्रेसर का, हवा को कंप्रेस कर देना, दबाव बना के रखना, उसके घनत्व को बढ़ा देना। इसकी उम्र लंबी होती है, वह अनुरक्षण की कम आवश्यकता है, जिसमें क्या होता है कि लॉन्ग लाइफ होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है। यह उपकरण संरचना में सरल होते हैं और सस्ते होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिमिटेशन, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। यह सिस्टम 3000 kgf बल तक सस्ता पड़ता है, परंतु इससे अधिक बल के लिए महंगा पड़ता है। अगर 3000 किलोग्राम फोर्स तक आपको काम करना है तो तब तक तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, नॉर्मली आप नॉर्मल उपकरणों से काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको एडिशनली डिजाइन करना पड़ेगा बड़े उपकरणों के लिए, ज्यादा अगर फोर्स चाहिए। वायु चालित उपकरण अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिससे कि धूल व वाष्प निकल सके। हवा फिल्टर और डिमॉइस्चराइजर इसमें लगा होना चाहिए। वायु निकासी में आवाज अत्यधिक होती है, जैसे कि जहां पर एयर से काम होता है वहां पर तेज आवाज होती है, ऐसे करके स की आवाज बहुत तेज निकलती है। एक समान गति मिलना संभव नहीं होता है। वायु चालित में क्या होता है कि गति का फ्लक्चुएशन होता है, जरूरी नहीं कि जैसा प्रेशर ज्यादा कम होता रहता है। विशेष लुब्रिकेशन तकनीक का प्रयोग करके आंतरिक हिस्सों को घर्षण मुक्त किया जाता है। इसमें थोड़ा लुब्रिकेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है कि जो अंदर कोई वह चीजें काम कर रही हैं उसमें फ्रिक्शन ना हो। लीकेज होने की स्थिति, यह सिस्टम महंगा पड़ जाता है। कहीं लीकेज हो रहा है तो ये सिस्टम महंगा पड़ेगा। मान लीजिए आपको इस पाइप से लेके यहां तक ए से लेके अब बी तक आपको कोई एयर लेके जानी है, लेकिन बीच में 2-3 जगह कट है, तो जहां जितनी एयर आप यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं उतनी एयर यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है, 100% नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ पर 70% ही पहुंच पा रही, तो 30% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये महंगा पड़ जाता है। वायु 7 बार से अधिक कंप्रेस करना महंगा पड़ता है, ज्यादा उसको बार बार कंप्रेस करना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा
न्यूमेटिक के बारे में। न्यूमेटिक किस तरीके से काम करता है। न्यूमेटिक मतलब एयर प्रेशर, हवा को प्रेशर बनाकर, हवा का प्रेशर बनाकर अपने काम में उसको उपयोग में लाना ही न्यूमेटिक प्रेशर होता है। तो इस बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में न्यूमेटिक काम होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, गाड़ी के टायर में हवा भरना, ये न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर न्यूमेटिक प्रेशर नहीं होता तो गाड़ी के टायर में आप हवा नहीं भर पाते। इस फिगर नंबर 3 में देखिएगा आप लोग, फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में क्या है कि यहाँ फिगर नंबर 3 कि जब हवा जो होती है, जब किसी छोटे पैसेज से गुजरती है, किसी नैरो पैसेज से गुजरती है, तो दाब वहां पर क्या होता है, कम हो जाता है और जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन क्या होता है, वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। नैरो पैसेज में क्या होता है कि दबाव कम होता है और स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि आप पाइप से कोई पानी छिड़क रहे होते हैं, जब आपको दूरी पर पानी ले जाना हो तो आप क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको आप क्या करते हैं, दबा देते हैं। जब उसको दबाते हैं तो उसका मुंह जब दबाते हैं तो वो उसका क्या होता है, एरिया छोटा हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए साइज को, स्पेस को छोटा किया जाता है। वहां पर क्या होता है कि आपका प्रेशर क्या होता है, दाब कम हो जाता है और वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऐसी जगहों पर जब हमें ज्यादातर वेग की जरूरत होती है तो हम वहां पर नैरो स्पेस बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बॉयलर में, जो बॉयलर में हम लोग पानी गर्म करते हैं और उससे जब वाष्प बनता है, बॉयलर में जब हम पानी को गर्म करते हैं उससे वाष्प बनता है, तो उससे जो निकलती है भाप, उसको टरबाइन ब्लेड पर एक नोजल के द्वारा, मतलब कम ज्यादा स्पीड से, क्योंकि इसकी नोजल को छोटा कर दिया जाता है ताकि स्पीड से वाष्प का क्या है, इस पे फोर्स लगे जो तेजी से, और ये टरबाइन गोल गोल घूमती है और उससे हम बिजली पैदा करते हैं। ये क्या हो गया। तो इस तरीके से जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम काम करता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम का इकाई याद रखिएगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसका एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। और इसमें हम एयर को दबाव बनाकर कंप्रेस करके विभिन्न कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आज की जो क्लास होती है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा।